हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद A2 पर। दोस्तों, पिछली क्लासों में हमने कार्यपालिका के बारे में बात करी। यानी अगर हम भारतीय संविधान के भाग 5 की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 5 को मैंने आपको बताया था कि टुकड़ों में करके हम पढ़ेंगे। यानी पहले हमने कार्यपालिका के बारे में बात करी और मैंने आपको बताया था कि इसका प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से कहाँ तक कर रखा, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक इसका प्रावधान कर रखा है। संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति को देखा, इसके बाद हमने उपराष्ट्रपति को देखा और इसके बाद दोस्तों हमने किसको देखा था, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को देखा। और पिछले क्लास में हमने किसको पढ़ा था, महान्यायवादी को पढ़ा था। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि उसके बाद हम किसको पढ़ेंगे, विधायिका को पढ़ेंगे, लेजिस्लेचर को पढ़ेंगे और इसका प्रावधान कहाँ से कहाँ तक कर रखा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो 79 से लेकर 123 तक इसका प्रावधान कर रखा है। कहाँ से कहाँ तक कर रखा है, अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक इसका प्रावधान। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि न्यायपालिका को पढ़ेंगे हम और उसके बाद किसको पढ़ेंगे, CAG को पढ़ेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को पढ़ेंगे। यानी हमने कार्यपालिका पर चर्चा कर ली थी दोस्तों, राष्ट्रपति पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा करी है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है। दोस्तों, अगर हम विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका का कार्य क्या होता है, विधायिका का कार्य होता है विधि का निर्माण करना। विधि का निर्माण किसके माध्यम से होता है, विधायिका के माध्यम से होता है, लेजिस्लेचर के माध्यम से विधि का निर्माण होता है। यानी जब भी भारत में किसी कानून को बनाने की आवश्यकता पड़ती है, किसी विधि को बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो विधि किसके माध्यम से बनाई जाती है, विधायिका के माध्यम से बनाई जाती है। लेकिन अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, कार्यपालिका का कार्य होता है जो विधायिका के द्वारा विधि बनाई गई है उसको, विधि को लागू करने का कार्य किसका होता है, कार्यपालिका का होता है। यानी अगर हम विधायिका की बात करें, लेजिस्लेचर की बात करें तो विधायिका का कार्य होता है विधि का निर्माण करना, लॉ का निर्माण करना। लेकिन उस विधि को लागू करना किसका कार्य होता है, कार्यपालिका का कार्य होता है, एग्जीक्यूटिव का कार्य होता है। और ये जो विधि बनाई गई है, जो दोस्तों कार्यपालिका के द्वारा लागू की गई है, इसकी जांच करने का कार्य किसका होता है। अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका का क्या कार्य होता है, ये जो विधि बनाई गई है विधायिका के माध्यम से, इसकी जांच करना किसका कार्य होता है, जांच करना कार्य होता है न्यायपालिका का। यानी विधि बना कौन रही है, विधि बना रही है विधायिका और लागू कौन कर रही है, कार्यपालिका, और जांच कौन कर रही है, न्यायपालिका। यानी अगर कोई विधि विधायिका के द्वारा बनाई जाती है और कार्यपालिका उसको लागू कर देती है और न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि ये जो विधि बनाई गई है ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रही है या मूलभूत संरचना का उल्लंघन कर रही है या हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, तो न्यायपालिका ऐसी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। यानी न्यायपालिका के पास ऐसे अधिकार है कि न्यायपालिका कोई भी ऐसी विधि जो हमारे मौलिक अधिकार या हमारे संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अगर उसका वायलेशन करता है तो न्यायपालिका के पास अधिकार है कि न्यायपालिका उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। तो मैंने कार्यपालिका पर चर्चा विस्तार पूर्वक कर ली है दोस्तों। आज हम किसके बारे में बात करेंगे, विधायिका के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब हम विधायिका की बात करते हैं तो हमारे यहां पर केंद्र की अलग विधायिका है, केंद्र की अलग विधायिका है और क्या है, राज्यों के पास अलग विधायिका है। किसके, राज्य की क्या है, अलग विधायिका। अगर हम केंद्र की विधायिका की बात करें तो केंद्र में हमारा संसद है, पार्लियामेंट है, और अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में हमारा विधानमंडल है।
लेजिस्लेचर है। यानी कि अगर हम विधायिका की बात करें तो हमारे केंद्र में अलग है और क्या है, राज्य में अलग। केंद्र में हमारे संसद को पढ़ेंगे और राज्य में हमारे क्या है, विधानमंडल को पढ़ेंगे। यानी जब भारतीय संविधान के भाग 6 पर हम बात करेंगे तो उसके अंतर्गत हम राज्य विधानमंडल पर भी क्या है, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों आज हम किसकी बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं संसद की बात करने वाले हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कैसा प्रावधान है, संसदीय प्रावधान है। और ये जो संसदीय प्रावधान है ये भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है, इसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से संसदीय व्यवस्था को अडॉप्ट किया गया है, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था को अडॉप्ट किया गया है। यानी अगर हम ब्रिटेन की संसद की बात करें तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसमें दोस्तों उसके 2 सदन होते हैं। एक होता है हाउस ऑफ कॉमन होता है, जिसको हम क्या है, निम्न सदन कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हाउस ऑफ लॉर्ड होता है, जिसको हम उच्च सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। यानी जिस प्रकार ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है ठीक उसी प्रकार हमारे भारत में भी संसदीय व्यवस्था है। और भारत में जो संसदीय व्यवस्था है उसको ब्रिटेन से ही अडॉप्ट किया गया है। यानी अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी दोस्तों क्या है, संसदीय व्यवस्था, भारत में संसद है। यानी जिस तरह से ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन है, हमारे यहाँ पर किसका प्रावधान कर रखा है, भारत में लोकसभा का प्रावधान कर रखा है। और जिस तरह से ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड है, भारत में किसका प्रावधान कर रखा है, राज्यसभा का प्रावधान कर रखा है। किसका, राज्यसभा का प्रावधान कर रखा है। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें दोस्तों तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 क्या कहता है, अनुच्छेद 79 कहता है कि भारत की जो संसद है वो मिलकर बनी है। किस किस से मिलकर बनी है, वो लोकसभा से मिलकर बनी है, वो राज्यसभा से मिलकर बनी है, और किससे मिलकर बनी है, राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है, राष्ट्रपति से मिलकर बनी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का क्या है, अभिन्न अंग है। यानी अगर हम बात करें तो संसद के भाग कितने हैं, अगर हम संसद के भाग की बात करें तो संसद के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं, एक तो लोकसभा हो गया, और एक क्या हुआ दोस्तों, एक हो गया हमारा राज्यसभा, और तीसरा क्या हो गया, राष्ट्रपति की हम बात करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद के कितने अंग हैं, संसद के अगर अंग की बात की जाए या संसद के किसकी बात की जाए, संसद के सदन की बात की जाए कि संसद के कितने सदन हैं, तो संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन हैं। एक है लोकसभा और दूसरा क्या है, राज्यसभा है। क्या है, राज्यसभा है। यानी अगर हम बात करें लोकसभा या राज्यसभा की, तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा को 1954 से पहले किस नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा की तो 1954 से पहले लोकसभा को जनता का सदन के नाम से जाना जाता था, और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। यानी 23 अगस्त अगर 1954 की बात करें तो 23 अगस्त 1954 से पहले ये जो लोकसभा थी इसको हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता था, जनता का सदन कहा जाता था, और ये जो राज्यसभा थी इसको स्टेट काउंसिल कहा जाता था, राज्य परिषद कहा जाता था। लेकिन 1954 के बाद जो जनता का सदन था उसको लोकसभा कहा जाने लगा, और जो राज्य परिषद थी उसको राज्यसभा के रूप में जाने लगा था। लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों लोकसभा अस्थायी सदन है। कैसा सदन है, अस्थायी सदन है। लोकसभा की अगर हम बात कर रहे हैं तो लोकसभा जनता का सदन है,
लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, जबकि राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है, क्योंकि राज्यसभा कभी ना भंग होने वाला सदन है, इसलिए राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है। दोस्तों, अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो राज्यसभा का प्रावधान कहाँ कर रखा है? अनुच्छेद 80 की बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की बात की गई है। किसकी बात की गई है? राज्यसभा के गठन और संरचना की बात की गई है। किसकी बात की गई है? राज्यसभा के गठन और संरचना की बात की गई है। अगर हम राज्यसभा के गठन की बात करें तो राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। जबकि राज्यसभा की प्रथम बैठक की बात करें तो प्रथम बैठक कब हुई थी इसकी? प्रथम बैठक 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक होती है। यानी राज्यसभा के गठन की बात की जाए तो राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और प्रथम बैठक 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक होती है। राज्यसभा की संरचना की अगर हम बात करें, संरचना की बात करें तो राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम सदस्यों की अगर हम बात करें, अधिकतम सदस्यों की बात की जाए तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250 सदस्य हो सकते हैं। इन 250 सदस्यों में से 238 सदस्य क्या होकर आते हैं? निर्वाचित होकर आते हैं। और कहाँ से निर्वाचित होकर आते हैं? ये निर्वाचित होकर आते हैं राज्यों से। और कहाँ से होते हैं ये? केंद्र शासित प्रदेशों से। यानी कि राज्य की विधानसभाओं से निर्वाचित होकर आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से निर्वाचित होकर आते हैं। जबकि 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। और किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी अगर हम राज्यसभा की संरचना की बात करें तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यीय संख्या 250 हो सकती है और इन 250 सदस्यों में से 238 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित होकर आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं। जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो विज्ञान, साहित्य, कला और समाज सेवा के एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, अच्छे जानकार होते हैं। ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। लेकिन अगर हम राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245 सदस्य। इन 245 सदस्यों में से 233 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। और कहाँ से निर्वाचित होकर आते हैं? ये राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आते हैं। यानी कि राज्य की विधानसभाओं से और क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आते हैं। जबकि 12 सदस्यों की अगर हम बात करें तो 12 सदस्य मनोनीत होकर आते हैं और इनको मनोनीत कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति इनको मनोनीत करता है।
कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। यानी अगर हम राज्यसभा की बात करें दोस्तों, तो राज्यसभा की संरचना की बात करें या फिर गठन की बात करें, इसका प्रावधान कहाँ कर रखा है? इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका प्रावधान कर रखा है। और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को होता है और पहली बैठक 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक होती है। राज्यसभा की संरचना की बात करते हैं दोस्तों, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं और इन 250 सदस्यों में से 238 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, जो कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से निर्वाचित होकर आते हैं। यानी इनका जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष होता है। आपने देखा होगा दोस्तों, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उसमें हम या आप लोग क्या है वोटिंग नहीं कर पाते। यानी भारत की जो नागरिक हैं, भारत की जो जनता है वो इसमें वोटिंग नहीं कर पाती है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि हम जिन व्यक्तियों को निर्वाचित करते हैं, यानी जिन एमएलए को हम निर्वाचित करते हैं, जिन विधानसभाओं के सदस्यों को हम निर्वाचित करते हैं, वो राज्यसभाओं के सदस्यों को निर्वाचित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो अधिकतम सदस्य संख्या 250 है और 250 सदस्यों में से 238 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से और राज्य की विधानसभाओं से निर्वाचित होकर आते, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। राष्ट्रपति के पास ऐसे अधिकार है, अनुच्छेद 80 का क्लाउज 3 राष्ट्रपति को ऐसे अधिकार देता है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। और कैसे सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? जो साहित्य में एक्सपर्ट होने चाहिए, अच्छे जानकार होने चाहिए, विज्ञान के अच्छे जानकार होने चाहिए, कला के अच्छे जानकार होने चाहिए दोस्तों, या फिर क्या है समाज सेवा से जुड़े हुए लोग। यानी जो समाज सेवा में से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो इसका मतलब यह हुआ, क्या राष्ट्रपति 12 के 12 सदस्य विज्ञान से मनोनीत करेगा या फिर साहित्य से मनोनीत करेगा या कला से? तो दोस्तों ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। या तो अलग अलग प्रोफेशन से होने चाहिए, कला से होने चाहिए, साहित्य से, विज्ञान से। यानी 12 सदस्य हैं दोस्तों, तो विज्ञान से 4 हो जाने चाहिए, या 3 विज्ञान से होने चाहिए, या 2 कला से होने चाहिए। इस तरह से मनोनीत कर सकता है। या 12 के 12 सदस्य क्या है, किसी एक प्रोफेशन से भी मनोनीत कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 80 का क्लाउज 3 ऐसे अधिकार देता है कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ऐसे अधिकार है। लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 243 सदस्य, और इन 245 सदस्यों में से 233 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं राज्य की विधानसभाओं से, निर्वाचित होकर आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से निर्वाचित होकर आते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगर हम राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता की बात करें तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 क्या कहता है? अनुच्छेद 84 कहता है कि संसद का सदस्य बनने की योग्यता की बात करता है। किसकी बात करता है? संसद का सदस्य बनने की योग्यता की बात करता है कि किस तरह से कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बन सकता है। और इसमें कहा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बनना चाहता है तो सबसे पहले उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद ये कहा गया है कि अगर वो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 बरस होनी चाहिए। कितने की बात की गई है? 30 बरस की बात की गई है। और अगर वह लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 बरस होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 बरस होनी चाहिए। यानी अगर हम अनुच्छेद 84 की बात करें, अनुच्छेद 84 की बात करें, तो अनुच्छेद 84 संसद का सदस्य बनने की योग्यता की बात करता है। और ये कहा गया है इसमें कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बनना चाहता है तो उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। और अगर वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु 30 बरस होनी चाहिए। और अगर वह लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 बरस होनी चाहिए।
इसके बाद कहा गया है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसके, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और किसके अधीन नहीं होना चाहिए, ना तो वो केंद्र के अधीन लाभ के पद पर होना चाहिए और ना ही क्या है वो राज्य के अधीन लाभ के पद पर होना चाहिए और ना ही किसी स्थानीय प्राधिकरण में लाभ के पद पर होना चाहिए। यानी अगर हम बात करें तो ये कहा गया है कि भाई वो जो सदस्य है, जो संसद का सदस्य बनना चाहता है, वो ना तो केंद्र सरकार के अधीन लाभ के पद पर होना चाहिए, ना ही राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर होना चाहिए और ना ही किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन लाभ के पद पर होना चाहिए। और क्या कहा गया है, और कहा गया है कि पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए। और इसके बाद कहा गया है कि संसद द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो। क्या करता हो, पूरा करता हो। यानी संसद ने जो कानून बना रखा है दोस्तों, संसद ने एक कानून बना रखा है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 बना रखा है। और इस जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की सभी शर्तों को वो पूरा करता हो। तो अनुच्छेद 84 में संसद का सदस्य बनने की योग्यता की बात की गई है और ये कहा गया है कि भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो 25 वर्ष होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल अथवा दिवालिया नहीं होना चाहिए और संसद के द्वारा जो भी शर्तें निर्धारित कर रखी हैं उन सभी शर्तों को क्या है, पूरा करता हो। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, संसद का सदस्य बनने के लिए योग्य माना जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात करें हम तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है दोस्तों। राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय कैसे किया जाता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। किस प्रणाली के तहत किया जाता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। और निर्वाचन कैसा होता है, निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। और भाग कौन लेते हैं, भाग लेते हैं विधानसभाओं के, किसके, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और कौन भाग लेते हैं, और भाग लेते हैं केंद्र शासित, किसके भाग लेते हैं, भाग लेते हैं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और कौन भाग लेते हैं, और भाग लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी अगर हम राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस सिस्टम के माध्यम से होता है, किस पद्धति के माध्यम से होता है, तो ये कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के अनुसार होता था। यानी ये जो निर्वाचन होता था दोस्तों, पहले गुप्त होता था। पहले क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन गुप्त होता था, लेकिन अब इस प्रावधान को बदल दिया गया है।
क्यों बदला गया है? ताकि दोस्तों करप्शन को रोका जा सके, धांधलेबाजी को रोका जा सके। अब क्या है, खुला मतदान होता है। जहां पहले गुप्त मतदान होता था, अब उसके स्थान पर क्या है, खुले मतदान की प्रक्रिया को अपना लिया गया। लेकिन होता कैसा है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली के माध्यम से होता है और अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि हम या आप यानी कि आम जनता क्या है भारत की, इसमें वोटिंग नहीं करती है, बल्कि जो एमएलए होते हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य होते हैं, वो क्या है इसमें वोटिंग करते हैं, वो क्या है इसमें भाग लेते हैं। और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, बल्कि क्या है, निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। मैंने दोस्तों राष्ट्रपति टॉपिक आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि भारत में 2 तरह से वोटिंग होती है। एक होती है फर्स्ट पास्ट पोस्ट पद्धति, पोस्ट सिस्टम, और दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया दोस्तों सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। क्या हो गया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। पहले वाले को मैंने आपको बताया था कि इसको अग्रताही विजेता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अग्रताही विजेता कहते हैं। और दूसरे वाले को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, मैंने राष्ट्रपति टॉपिक में अच्छे तरीके से आपको बताया था। पहले वाले में यह कहा गया है कि जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट प्राप्त होंगे उसको क्या है, विजेता घोषित कर दिया जाएगा। यानी जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होंगे उसे ही क्या है, विजेता घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरा वाला प्रोसेस क्या कहता है, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है, इसमें ये कहा गया है कि इसमें एक निश्चित संख्या में आपको वोट हासिल करने होंगे, जिसको हम क्या है, निर्वाचन कोटा कहते हैं। यानी आपको निर्वाचन कोटा प्राप्त करना पड़ेगा। जब तक आपको निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं होगा तब तक आप क्या है, विजेता घोषित नहीं हो सकते। तो किस तरह से क्या है, निर्वाचन कोटे की बात की गई है दोस्तों। अगर हम राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन कोटे की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है निर्वाचन कोटा बराबर विधानसभा के, किसी भी राज्य की अगर हम बात करें तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और किसकी बात की गई है, जो सीटें खाली हैं दोस्तों। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 31 सीटें हैं। लेकिन 31 सीटों पर क्या है, चुनाव इकट्ठा नहीं होते दोस्तों। यानी कि एक साथ क्या है, इनका निर्वाचन नहीं होता, बल्कि ये कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। चूंकि राज्यसभा का तो कोई कार्यकाल होता नहीं है, राज्यसभा स्थायी सदन है, कभी भी भंग ना होने वाला सदन है, इसलिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। और ये कहा गया है कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं और उतने ही सदस्य निर्वाचित होकर आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। अब 31 सीटों पर निर्वाचन कैसा होता है, पिछले 2 वर्षों में 10 सीटों पर निर्वाचन होगा और अगले 2 वर्षों में 10 सीटों पर होगा और अगले 2 वर्षों में क्या है, 11 सीटों पर निर्वाचन होगा। यानी इस तरह से, यानी ये 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करेंगे तो 1/3 सदस्य क्या है, निर्वाचित होकर चले जाएंगे प्रत्येक 2 वर्ष में। ये 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करेंगे तो 1/3 सदस्य निर्वाचित होंगे और इसी तरह से 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करेंगे तो 1/3 सदस्य क्या है, निर्वाचित होकर चले जाएंगे। तो किस तरह से क्या, अगर हम इसको निर्वाचन कोटे के फॉर्मूले में रखें तो कितना क्या है, कोटा निकल कर आता है कि राज्यसभा में जाने के लिए यूपी के एक सदस्यों को कितने कम से कम वोट क्या है, हासिल करने पड़ेंगे। तो अगर हम इनको फॉर्मूले में सेट करें तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो निर्वाचित विधायक हैं उनकी संख्या कितनी है, 403 है। और कितने 1/3 सदस्य क्या है, अवकाश प्राप्त करेंगे तो 1/3 सदस्य ही क्या है, निर्वाचित होकर जाएंगे। तो ऐसा मान लीजिएगा कि 10 पर क्या है, चुनाव होना है, 10 सीटों पर क्या है, चुनाव होना है। इसका फॉर्मूला दोस्तों लिख लीजिएगा पूरा, यानी खाली सीटें
खाली सीट है प्लस के 1 और क्या है प्लस के 1। ये इसका क्या है कंप्लीट फॉर्मूला है। क्या है, निर्वाचन कोटा बराबर विधानसभा में निर्वाचित संख्या और खाली सीट है प्लस के 1 और क्या है टोटल में क्या है प्लस का 1 ऐड कर दीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें तो हमारा आ जाएगा कितने हैं 403 क्या है निर्वाचित विधायक है और खाली सीटें कितनी है दोस्तों, चूँकि 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करेंगे तो 1/3 सदस्य निर्वाचित होकर जाएंगे, तो 10 क्या है खाली सीटें ऐसे मान लीजिएगा 10 पर क्या है राज्यसभा में वोटिंग हो रही है और इसमें क्या है हम 1 ऐड कर देंगे और प्लस के 1, यानी अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा 403 को आप 11 से डिवाइड करके 1 ऐड कर दीजिए। जब आप इसको क्या है डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 36.66 इतना आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये ऐसा मान लीजिएगा 37 प्लस के 1 आ जाएगा। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो राज्यसभा में जाने के लिए, राज्यसभा में विजेता बनने के लिए कम से कम एक सदस्य को 38 वोट क्या है हासिल करने पड़ेंगे। निर्वाचन कोटे में कम से कम क्या है आपको 38 वोट क्या है हासिल करने पड़ेंगे। अगर इससे कम आपको मत हासिल होते हैं तो आप क्या है विजेता घोषित नहीं किए जाएंगे। यानी यूपी के एक सदस्य को राज्यसभा में जाने के लिए दोस्तों कम से कम कितने मतों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने वोट उसको हासिल करने पड़ेंगे, कम से कम 38 वोट उसको क्या है हासिल करने पड़ेंगे, तभी क्या है दोस्तों वो विजेता घोषित हो जाएगा, अन्यथा क्या है वो विजेता घोषित नहीं होगा। क्योंकि एकल संक्रमणीय में दोस्तों ऐसा प्रावधान होता है कि जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं, जैसे मान लीजिएगा 4 कैंडिडेट खड़े हैं दोस्तों, तो इसमें जैसे प्राथमिकता तय की जाती है। जब आप क्या है वोट डालने के लिए जाते हैं, यानी ये एमएलए वोट डालने के लिए जाते हैं, तो इसमें प्राथमिकता तय की जाती है। जैसे ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का, सी नाम का और क्या है डी नाम का व्यक्ति है, तो इसमें ये क्या है प्राथमिकता तय की जाती है कि आप पहले किसको क्या है राज्यसभा में भेजना चाहते हैं। तो ऐसा मान लीजिएगा कि आप भेजना चाहते हैं ए नाम के व्यक्ति को, तो आप क्या है ए पर क्या है पहला ऑप्शन टिक कर देंगे, ए पर क्या है प्रायोरिटी रख देंगे। फिर आप चाहते हैं कि फिर डी नाम का व्यक्ति जाए, फिर क्या है बी नाम का और फिर क्या है सी नाम का। तो ऐसा होता है कि अगर ए नाम के व्यक्ति को क्या है निर्वाचन कोटा यानी कि 38 मत प्राप्त नहीं होते, तो आपका जो ये ए नाम का वोट आपने दिया था ये ट्रांसफर हो जाएगा किस पर, डी नाम के व्यक्ति पर। क्योंकि एकल संक्रमणीय का मतलब यह है कि इसमें वोट क्या है ट्रांसफर होते रहते हैं, यानी जितने कैंडिडेट होते हैं उतने वोट आप डालेंगे, लेकिन एक बार डालेंगे। प्रायोरिटी के हिसाब से क्या है वोट डालने होते हैं और आपके वोट क्या है लगातार क्या है ट्रांसफर होते रहेंगे। कब तक होते रहेंगे, जब तक कि किसी एक व्यक्ति को जिसने आपने प्रायोरिटी पर चुना है, फर्स्ट प्रायोरिटी पर, उसको क्या है निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं होता, तब तक क्या है आपके वोट क्या है हस्तांतरित होते रहेंगे, ट्रांसफ़र होते रहेंगे। जैसे अगर ए नाम के व्यक्ति को अगर निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं होता तो ये डी नाम के व्यक्ति के पास चला जाएगा, और डी नाम के व्यक्ति को अगर निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं होता तो ये बी नाम के व्यक्ति को चला जाएगा, और अगर बी नाम के व्यक्ति के पास भी निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं होता तो ये सी नाम के व्यक्ति को चला जाएगा। तो जब तक किसी एक उम्मीदवार को निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं होता है जिसे आपने क्या है वोट डाला है, तब तक आपका वोट क्या है ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो दोस्तों ये क्या है पूरी सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, जिसमें क्या है निर्वाचन कोटा प्राप्त करना होता है। तो दोस्तों बने रहिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में।